ठीक है। अगर मैंने वो रिजल्ट पे वर्क नहीं कराया होता तो आपको ये कॉन्सेप्ट बना पाना बड़ा मुश्किल था कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड अगर है तो मुझे शॉर्टेस्ट साइड क्यों लेना है। ठीक है, रीजन वहां से मैंने आपको रिजल्ट में प्रूव कर कर बताया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, अगर आपको ऑर्थो सेंटर में ही अभी है, ऑर्थो सेंटर से बाहर निकले हैं, एंगल मेड बाई एनी साइड ऑन ऑर्थो सेंटर इज सप्लीमेंट्री ऑफ अपोजिट एंगल्स। आपको यहाँ पर डिफिनेशन लिखा, अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि है क्या चीज। जैसे देखिए, एक ये ट्रायंगल है, ए बी और सी है। ठीक है, और ये आपको क्या है, इसका ऑर्थो सेंटर है। ये पॉइंट क्या है, ऑर्थो सेंटर है। तो कह रहा है एंगल मेड बाय एनी साइड। तो मैं कहता हूं कि साइड बीसी से एंगल मेड बाय ऑन ऑर्थो सेंटर, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है यहां पर, ठीक है। सेकंड आपको यहाँ पर जो एंगल बनेगा, थर्ड आपको कहाँ पर, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कौन कौन सी भुजा से, बीसी से, एसी से, और क्या है, एबी से। कहाँ पर, ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सप्लीमेंट्री होगा किसका, अपोजिट एंगल का। अगर मैं बीओसी की बात करूं, मैं एंगल बीओसी की बात करूं तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। मैं बीओसी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि साइड बीसी से अगर मैं ऑर्थो सेंटर पे कोई एंगल बना रहा हूँ, अगर ये अल्फा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालने के लिए अल्फा, जिसको मैं बीओसी को अल्फा कह रहा हूँ, वो क्या करेगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो सप्लीमेंट्री कैसे होगा, अपोजिट का, मतलब 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल ए। अगर मैं बात करूं एंगल ए ओ सी की, तो आप कहेंगे 180 सप्लीमेंट्री माइनस अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा कि बी, एंगल बी ओ ए निकालना हो, तो आप कहेंगे इसको 180 माइनस एंगल सी। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि जब हमारा ऑर्थो सेंटर हो, तो ऑर्थो सेंटर में ही चल रहा है अभी तक कॉन्सेप्ट सारे ये। ऑर्थो सेंटर में अगर इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है और किसी भुजा से हम उस पर कोई एंगल बना रहे हैं, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट एंगल्स का क्या करूंगा, मैं इसका सप्लीमेंट्री ले लूंगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं आता हूं थोड़ा सा कि ये प्रूफ आया कहां से, इस चीज को देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे देखिए, एक ये ट्रायंगल है आपके सामने, मैं सेम ट्रायंगल को, ए बी और ये सी है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ। ठीक है, मुझे क्या किया गया, बी से मैंने क्या किया है, बीई जो है हमारा वर्टेक्स, ये है परपेंडिकुलर है, और सी एफ बी है क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है, तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, मैं इस फिगर को बाहर निकाल लेता हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये है ए, ये है एफ, ये है ई, और ये है हमारा सी पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा सी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ए एफ सी ई के आपको एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनते दिख रहा है क्या, ए एफ सी ई एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनते दिख रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट भुजाओं का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट भुजाओं का सम क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी एंड इक्वल टू एंगल एफ प्लस एंगल ई, प्लस है यहाँ पर, प्लस है, ठीक है, प्लस इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये मैंने वहां पर बताया था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये इस वाले एंगल को अगर मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये सी कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 180 माइनस ए होना चाहिए। तो अगर आपको ये वाला एंगल मिल गया 180 माइनस ए, तो इसका एंगल निकालने के लिए ये एंगल क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा इसका, इस वाले मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे ये मिल गया। तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। और अगर ये भुजा हमारी ए है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अगर ये हमारा 180 माइनस है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा, ये बनेगा।
तो इसी BOC की तो बात कर रहा था मैं। BOC को मैं क्या कह रहा था, 180 माइनस ए। तो कैसे होगा 180 माइनस ए, ये अगर एंगल ये है तो क्वाड्रिलेटरल में इसका जो अपोजिट साइड एंगल होगा 180 माइनस ए है। वहां से वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे तो यहाँ पर भी 180 माइनस ए बनेगा। तो आपको मिल गया एंगल BOC कितना, 180 माइनस ए होगा। ठीक है, ये प्रूफ होता है यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट था कि हमको यूज करना है क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट की 180 डिग्री होता है अपोजिट एंगल का सम, और उसके बाद मैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। चलिए आइए देखते हैं इसी पर कुछ। देखिए, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है 112 डिग्री दे रखा है। फाइंड द एंगल मेड ऑन इट्स ऑर्थो सेंटर। एंगल मेड ऑन इट्स ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहले एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाइए। ये लीजिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये एंगल आपको दे रखा है 112 डिग्री दे रखा है। ये आपको 112 डिग्री दे रखा है। अब बोल रहा है एंगल मेड ऑन इट्स ऑर्थो सेंटर। तो ऑब्ट्यूज एंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा? मैंने बताया था कि पॉइंट अगर ये ए है, ये अगर बी है, ये पॉइंट सी है, तो सबसे पहले इसको परपेंडिकुलर वर्टेक्स ए से ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको आगे बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं BC को भी आगे बढ़ा दूंगा, AB को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं क्या है वर्टेक्स ए से क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पर वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ AB पर। ठीक है, और मैं कहूंगा कि अगर B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं AC पर मैं कहूंगा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है। तो देखिए मैं इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आकर ये मिल जाएगा, और एंगल B से आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आकर क्या मिल जाएगा इसका, ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर है। ये क्या है हमारा ऑर्थो सेंटर है। मैंने अभी बताया था पीछे और फिर से समझा दिया। ठीक, अगर ये ट्रायंगल आपको ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, तो आप ये बताइए कि ट्रायंगल ये कंडीशन तो नहीं बन गई है क्या? ट्रायंगल के अंदर आपको ये कंडीशन बनती नहीं दिख रही है? ये है ऑर्थो सेंटर, ये दिया हुआ है 112। अगर आपको ये दिया 112 तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस ए। कितना हो जाना चाहिए? ये 180 माइनस ए। अगर आप हो जाएगा तो ये यहाँ पर 112 है तो 180 माइनस ए हो जाएगा। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? किसी का आंसर है 68 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 68 डिग्री। मुझे क्या बताना है कि एंगल मेड ऑन इट्स ऑर्थो सेंटर तो कितने डिग्री का बनेगा? 68 डिग्री का हमारा क्या बनेगा? ऑर्थो सेंटर बनेगा। सभी को समझ में आया? प्रवीण, त्रिषा, अभिषेक एंड हु इज एल्स? नाव्या इज देयर। अच्छा अभिनव नहीं है, ठीक है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑर्थो सेंटर पे कितने एंगल बनेगा? 68 डिग्री का हमको एंगल ऑर्थो सेंटर पे बनता दिखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर कुछ चीजें देखते हैं। देखिए मैं ऑर्थो सेंटर के अंदर ही डिस्कस कर रहा हूं कि अगर ये पॉइंट है, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ए बी और ये सी आपको क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, एडी क्या है? हमारा ऑर्थो सेंटर है एडी। बी हमारा क्या है? एल्टीट्यूड है। एडी बीई हमारा एल्टीट्यूड है, और सी एफ बी हमारा एल्टीट्यूड है। बात ठीक है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, जिसको हम ओ से कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है तो इस कंडीशन में एक रिजल्ट आप इसको नोट डाउन कर लें कि एक रिजल्ट ऐसे भी हो सकता है कि ए ओ इंटू ओ डी इज इक्वल टू बी ओ इंटू ओ ई इक्वल टू सी ओ इंटू ओ। ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को आप भी इसको नोट डाउन कर रख लीजिए। इसी रिजल्ट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था
2012 में इसी क्वेश्चन के ऊपर एक इसी रिजल्ट पर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। देखिए क्या था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है 2012 का क्वेश्चन है मेंस का, ठीक है। कह रहा है किसी ट्रायंगल के अंदर आपको दे रखा है, ये ट्रायंगल है ए बी और ये सी है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है पर ये सेम कॉन्सेप्ट पे ही पूछा था, ठीक है। ये दे रखा ए बी सी और यहाँ से दे रखा था ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ए पी, ये है बी क्यू, ठीक है, और ये है हमारा सी आर, ये परपेंडिकुलर और ये ऑर्थो सेंटर पॉइंट है, ठीक। तो आपको क्या दे रखा है, ए ओ की वैल्यू दे रखा है, ओ पी की वैल्यू दे रखा है, बी ओ की वैल्यू आपको दे रखा है, ओ क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं क्या यूज करूंगा, ए ओ इंटू ओ पी इक्वल टू बी ओ इंटू ओ क्यू यूज करूंगा। ए ओ की वैल्यू क्या है 14 है, यही रिजल्ट तो था, मैंने पीछे भी बताया था। तो ए ओ इक्वल टू 14 है, ओ पी इक्वल टू 4 है, बी ओ की वैल्यू 7 है, ओ क्यू की वैल्यू मैंने एक्स मान लिया तो 7 से कैंसिल आउट कर दिया 2 टाइम्स में, तो एक्स की वैल्यू मतलब क्या है, ओ क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8 सेंटीमीटर इसका आंसर। कोई डाउट, 8 सेंटीमीटर। तो मेंस के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे रहते हैं। आपसे ये चीज किया जाता है कि आपने क्या है कॉन्सेप्ट पूरा सही से किसी चैप्टर को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हिट किया जाता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, कोई डाउट तो नहीं, चलिए 8 सेंटीमीटर, चलिए सभी को आ गया। ओके, अब कह रहा है कि आपको कोई ट्रायंगल दिखे ऑर्थो सेंटर के अंदर ही है, find in radius of a circle if value of altitudes are given, if value of altitudes are given, ठीक है। तो जैसे इन सेंटर के अंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए कि ए बी सी, जितने मैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ये सभी आपको एक जगह नहीं मिलेंगे किसी भी चैनल पे, सिर्फ एक ही दो चैनल हो सकता है जो कि आपको दे सकता है, एक दो या फैकल्टी हो सकते हैं, चैनल तो नहीं कह सकता हूँ मैं, फैकल्टी हूँ जो इतने सारे कॉन्सेप्ट को आपको सामने रख सकता है, वरना और कोई भी चैनल या कोई भी फैकल्टी आपके सामने इतने सारे कॉन्सेप्ट नहीं रखेगा। वो ज्योमेट्री को क्या है बहुत ही आराम से निकालते हुए मक्खन मलाई की तरह चले जाएंगे, ठीक है। ये इतना डीपली नॉलेज के अंदर वो नहीं पढ़ने जाते, ठीक है। वो सोचते हैं कि सिर्फ छोटी छोटी चीजें ही आएंगी, डीपली नॉलेज है, पर मेंस में देखिए डीपली नॉलेज चाहता है, डीपली क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्ट पे हिट करता है मेंस के क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आपको डीपली नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। देखिए हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या है, अभिनव वेरी लेट एंट्री भाई। देखिए आपके सामने क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी और आपको इन रेडियस फाइंड करना है, इन रेडियस करना है। तो इसका एक रिजल्ट आप रख दीजिए याद कि 1 बाई आर इक्वल टू आर इन रेडियस इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड की वैल्यू दे रखा होगा h1 h2 और h3। मैंने अगर इसको h1 मान लिया, ये h2 है और ये h3 है, क्या ए बी बी ई सी एफ, ए डी H1 है, बी ई H2 है, सी एफ H3 है। तो इस उस कंडीशन में रिजल्ट लिख लीजिए 1 बाई H1 प्लस 1 बाई H2 प्लस 1 बाई H3, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका इन रेडियस का ये रिजल्ट है, इसको रखकर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये आया कहाँ से, ये बात आई कहाँ से। तो आते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसकी प्रूफ जरूर कराऊंगा आपको, ठीक है। अगर मैं कहूँ AD को मैंने बता रखा है कि AD क्या है H1 है, BE क्या है, तो BE क्या है H2 है और CF क्या है, तो आप कहेंगे H3 है, मैंने पहले ही बता रखा है। अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, ट्रायंगल का एरिया ABC का एरिया की बात करूं, तो आप कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं बेस BC से हाफ, ठीक है। अगर मैंने इसको लेंथ को A रख दिया है, इस लेंथ को मैंने B रख दिया है और इस लेंथ को मैंने C रख दिया है, ठीक है। तो हाफ बेस A इंटू H1। सिमिलरली
मैं अगर ए सी बेस से निकालूंगा तो आप कहेंगे हाफ बेस बी इंटू H2। सिमिलरली हाफ मैं ए बी बेस से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बात करूंगा तो आप कहेंगे हाफ बेस मतलब C इंटू H3। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक। अगर मैं 1/2 सभी जगह से हटा देता हूं और मैं इसको मैं क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल को एबीसी को मैं डेल्टा से डिनोट करता हूं, क्योंकि हर जगह मैं एबीसी नहीं लिख सकता, डेल्टा से डिनोट करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं AH1 इक्वल टू BH2 इक्वल टू CH3। यहाँ तक ये बात लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? आगे बढ़े। अगर मैं फर्दर ए की बात करूं, अच्छा रुक जाइए एक मिनट, नहीं कैंसिल आउट अगर हाँ ठीक। अगर मैं ए की बात करूं यहाँ पर तो आप ए इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा बाई H1। सिमिलरली बी की बात करूं तो आप कह सकते हैं इसको डेल्टा बाई H2। ठीक, यहाँ तक बात समझे। सिमिलरली अगर सी की बात वैल्यू निकालने की बात करूं तो आप कहेंगे डेल्टा बाई H3। यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं। अब मैंने कहा इन रेडियस की बात करता हूँ। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है आपको? डेल्टा एरिया है, एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको यहाँ पर से एक चीज और ध्यान देना कि मैं अगर डेल्टा की बात करूँ तो डेल्टा इक्वल टू लिख सकता हूँ इसको R और एस, ये भी तो लिख सकता हूँ इसको। ठीक, डेल्टा इक्वल टू R और एस लिख सकता हूँ। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। यही होता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा बाई H1 प्लस डेल्टा बाई H2 प्लस डेल्टा बाई H3। ये S की वैल्यू हो सकती है, देखिए ये इक्वल टू S हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ डेल्टा इक्वल टू R। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर से डेल कॉमन निकाल दूं तो डेल बाहर निकाल दिया, डेल्टा कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा? 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। डेल्टा से डेल्टा मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो बचा क्या? ये R क्या है, यहाँ पर नीचे ट्रांसफर हो जाएगा तो ये जाएगा 1/R। तो ध्यान से देखिए 1/R बच गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बच गई? 1/R इक्वल टू क्या बच गया? 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। ये क्या है? 1/R की वैल्यू निकल कर आई और ये प्रूव हो गया। और रिजल्ट मैंने यही लिखा था, रिजल्ट मैंने जो लिखा था वो यहाँ से प्रूव हो गया। कोई डाउट है? ठीक है, तो इस रिजल्ट का प्रूफ यहाँ पर मैंने इसको इजीली निकाल लिया। किसी स्टेप पर डाउट हो तो बताएं। सारी पढ़ी हुई चीजें हैं उन्हीं को वहां पर रखा हूँ। यहाँ पे R इक्वल टू डेल्टा बाई एस होता है तो डेल्टा इक्वल टू आर एस भी रह सकते हैं। R में मुझे यहाँ पर दिख रहा है और S की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ट्रायंगल को। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, सभी चीजें पढ़ी हुई। अब आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 20, 30 एंड 15 सेंटीमीटर, find the area of in circle of triangle। find the area of in circle of triangle। ध्यान से रखें, ठीक एकदम कि क्वेश्चन आपको दे रखा है ये है और इसके अंदर इन सर्कल है। ठीक है, मुझे इसका एरिया, इन सर्कल का एरिया निकालना है। अगर ये H1 आपको दे रखा है, H2 की वैल्यू दे रखा है और H3 की वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपसे पूछ रहा है कि इन रेडियस निकालिए। इन रेडियस के बाद आपको क्या करेंगे? इसका सर्कल का रेडियस निकालिए और इसके बाद इसका एरिया निकालिए। तो इन रेडियस का फॉर्मूला मैंने अभी पीछे बताया कि 1/R इक्वल टू 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/H1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/20 प्लस 1 हाइट दे रखा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन के अंदर दिखा हुआ है 1/30 प्लस 1/15। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60, 23 जा 30, 2 जा और 15 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 3 7 to 9।
तो ये हो जाएगा 1/r इक्वल टू हो जाएगा 9/60। आप इसको फर्दर लिख सकते हैं 3 3 जा और 3 20 जा, तो r की वैल्यू आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। आपको r की वैल्यू मिल गया। आपको फाइंड द एरिया ऑफ द इन सर्कल पूछ रहा है, तो एरिया तो क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल की बात हो गई, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना है 20/3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400/9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? 400/9 पाई। अभी प्रवीण, किसी को कोई डाउट है? तो ये कॉन्सेप्ट था, ये रिजल्ट, अगर ये क्वेश्चन था तो इसका रिजल्ट मुझे ये पता होना चाहिए था, तभी आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम का पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को जितने भी रिजल्ट मैंने आज बताए हैं वो सारे रिजल्ट एकदम समझ में आए होंगे, किसी में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, रेगुलर क्लास को। कल फिर मॉर्निंग क्लास में, रेगुलर क्लास में इसी से आगे बढ़ेंगे। और अभी 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में आपके सामने मैं फिर से मैसेज कर दूंगा ग्रुप के अंदर, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होना है। तो सभी लोग, जितने लोग अवेलेबल हैं, ठीक है, वो सभी लोग प्रैक्टिस सेशन में ज्वाइन करेंगे। कोई भी मतलब एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिए। प्रैक्टिस सेशन से बहुत प्रॉफिट होता है, वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, पर आप जब एग्जाम में बैठिएगा तब आपको समझ में आएगा कि उस प्रैक्टिस सेशन का क्या प्रॉफिट है। अभी मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, आप उस चीज़ को नहीं फील कर पा रहे होंगे, एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। जब इस प्रैक्टिस सेशन का आपको प्रॉफिट एग्जाम में मिलेगा तब समझ में आएगा कि प्रैक्टिस सेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, प्रैक्टिस सेशन में मिलते हैं। कोई डाउट होगा तो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा।